सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ग्रेड्स अबव एक्सीलेंस इज आवर ट्रेडिशन और मैं हूँ स्वाति शर्मा। और आज जो हम यहाँ पर चैप्टर जो एक पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, जिससे कई बार बच्चों को थोड़ा बहुत टेंशन हो जाता है कि ये हम क्या पढ़ेंगे, उसमें ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। तो उन बच्चों को आज मैं एक चीज बताना चाहती हूँ बेटा, पेशेंस एंड परसिवियरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने लोग अभी मेरे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं उनसे बस मैं एक ही चीज कहूंगी, लगातार इन वीडियोस को देखते रहें। आप लोगों ने अपना जो लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य को ना भूलें, क्योंकि यही लक्ष्य आपको जो है आगे तक लेकर जाएगा। ठीक है। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा YouTube चैनल आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मेरे लेक्चर्स मेरे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, तो मेरे इस YouTube चैनल को गाइज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। ठीक है जी। तो आज का ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी स्टोरी से ये टॉपिक आज स्टार्ट करूंगी। टॉपिक से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों का मोरल बूस्ट करने के लिए है। तो एक बार एक जंगल में एक आदमी जा रहा था, ठीक है ना, और उसने जंगल में जाते जाते कुछ पत्थर पड़े हुए देखे। तो उसने उन पत्थरों को देखकर उसके दिमाग में आया क्यों ना मैं इससे कोई कुछ मूर्ति टाइप बनाऊं। तो उसने पत्थर पर नक्काशी करनी स्टार्ट कर दी और पत्थर तोड़ना स्टार्ट कर दिया। जब वो पत्थर पर अपना हथौड़ा मारने के लिए उठाता था तो पत्थर से जोर से आवाज आती थी, मुझे मत मारो, मुझे दर्द होता है। ठीक है, उसने फिर दोबारा हथौड़ा उठाया तो उसे फिर से सेम आवाज आई। अब क्या हुआ कि उस आदमी ने उस पत्थर पर हथौड़े मारने स्टार्ट कर दिए। वो बार बार उस पत्थर पर हथौड़ा मारता जाता था और एक दिन वो सुंदर मूर्ति बन गई। अब जंगल से कुछ लोग गुजर रहे थे तो उन्होंने वहां पर एक सुंदर मूर्ति देखी। उन्होंने कहा इसे तो मंदिर में रखना चाहिए। तो उसके लिए एक मंदिर बना और वहां पर उस मूर्ति की स्थापना कराई गई। अब क्या हुआ कि लोग उस मंदिर में आने लग गए चढ़ावा चढ़ाने के लिए। उस मंदिर की जो है मान्यता बढ़ती गई। अब लोग जब वहां पर आते थे तो लोग कहते थे कि हमें यहाँ नारियल फोड़ने के लिए कोई चीज नहीं मिलती है। तो वो उसी जंगल में जाते हैं और वहां से एक पत्थर उठाकर ले आते हैं। जब उस जंगल में जाते हैं और वहां से पत्थर उठाकर लाते हैं और रोज रोज उस पत्थर से नारियल तोड़ने लगते हैं, दिन बीते साल बीते तो वो जो पत्थर था जिससे नारियल लोग तोड़ रहे थे वो परेशान हो गया। उसने कहा, जो अंदर मूर्ति रखी थी, बहुत परेशान होकर कि तुम्हें लोग पूछते हैं और मुझसे रोज इतनी मेहनत करवाते हैं, ये नारियल में रोज रोज इनके तुड़वा कर मेरे को चोट लगती, मैं परेशान हूँ। तो मूर्ति ने जानते हो क्या कहा? मूर्ति ने बहुत खुश होते हुए, मतलब एक मुस्कुराते हुए एक चीज बोली। मूर्ति ने कहा कि आज लोग मुझे पूछते हैं और तुमसे तुम उनका नारियल तुड़वाने का काम करते हो, तो उसके पीछे एक चीज है जो तुमने शायद ध्यान नहीं दिया। जिस वक्त मेरे को दर्द हो रहा था मैंने सेल्फ कंट्रोल रखा। जिस वक्त मुझे दर्द हो रहा था मैंने पेशेंस रखा। जिस वक्त मुझे दर्द हो रहा था उस टाइम मैं परसिवियरेंस रख के चला और उसके बाद आज लोग मुझे पूछते हैं। जिस वक्त मुझे मूर्ति में बनाया जा रहा था मुझे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने अपना फ्यूचर सोचा और मैं चुप रहा। मैंने अपना फ्यूचर सोचा और मैं चुप रहा और आज मुझे उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो इस स्टोरी का मॉरल क्या है? इस स्टोरी का मॉरल ये है कि आज तुम्हारी मेहनत, आज आप लोगों की ये मेहनत आप लोगों को बहुत ज्यादा ब्राइट फ्यूचर दे सकती है। तो जितने लोग यहाँ पर इस YouTube चैनल पर फिलहाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको मैं एक बात बताना चाहती हूँ दोस्तों, कि अगर आप लोगों ने कोई डिसीजन, कोई फैसला कर लिया है तो उससे पीछे मत हटना। रास्ते में बहुत मुसीबतें आएंगी, मन करेगा यार छोड़ो नहीं पढ़ना, लेकिन आपको नहीं पता कब कौन सी आपका पेशेंस, आपका सेल्फ कंट्रोल आपको एक अलग ऊंचाई पर लेकर चला जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? तो इसी मोटिवेशन, इसी जज्बे के साथ आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम एग्रीगेट। तो दोस्तों दोबारा से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा इस YouTube चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और साइड में जो आपको बेल आइकन दिख रहा है ना उसको दबाना मत भूलना, क्योंकि सारे नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास आएंगे जब जब मैं नई नई अपनी वीडियोस को अपलोड करती रहूंगी। तो जी शुरू करते हैं डे 12 ऑफ मास्टर इकोनॉमिक्स इन 60 डेज, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अच्छा जी, तो सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पर समझनी है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड एग्रीगेट। किस चीज का मतलब हमें समझना है यहाँ पर?
वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड एग्रीगेट। ठीक है जी, तो यहाँ पर इस एग्रीगेट वर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, ये यहाँ पर आपको एक क्या दिख रहा है, एक सर्कल मैंने बनाया है और इसमें छोटे छोटे और छोटे छोटे सर्कल्स बनाए हैं। अब इन छोटे छोटे सर्कल्स का जब सम टोटल करा तो एक बड़ा सर्कल बन गया। तो एग्रीगेट भी वही होता है। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? सम टोटल ऑफ कंपोनेंट्स। जो जो अंदर है ये कंपोनेंट्स है, इन कंपोनेंट्स को जब एड अप कर दिया जाएगा तो ये बाहर वाला जो ब्लैक सर्कल है वो फॉर्म हो जाएगा। तो एग्रीगेट का सिंपल सा मतलब समझो बच्चों, इट इज सम टोटल ऑफ कंपोनेंट्स। तो रिलेटेड एग्रीगेट्स में जो चीज हम पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। क्या पढ़ने वाले हैं? कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। किन छोटी छोटी चीजों से नेशनल इनकम फॉर्म होती है। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहली चीज विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। कंपोनेंट्स में हम एक के बाद एक धीरे धीरे आगे जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, गुड्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरमीडिएट गुड, एक होता है फाइनल गुड। जैसा कि ये चीज हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये इंटरमीडिएट गुड होता क्या है। इंटरमीडिएट गुड होता है या तो रॉ मटेरियल जिसको हम सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड भी बोलते हैं, या वो गुड्स जो फ्यूचर में रीसेल करने के लिए एक दुकान वाला खरीद कर लाता है। एक दुकान वाला क्लॉथ खरीद कर लाता है कि वो अगर टेलर है जिससे वो क्लोथ्स बनाकर बेच सके, रेडीमेड गारमेंट वाला कपड़े खरीद कर लाता है जिससे वो आगे बेच सके। वो सारी चीजें इंटरमीडिएट गुड्स कहलाई जाती हैं। क्या कहलाई जाती हैं? वेरी गुड, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाई जाती है। जबकि जब हम बात करते हैं फाइनल गुड्स की, ये दो तरीके के होते हैं, या तो ये होते हैं कंज्यूमर गुड्स या ये होते हैं कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो जो कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीद रहा है, ऐसे गुड्स को कहा जाता है कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स होते हैं जो फर्दर पैसा जनरेट करने के काम आते हैं। जैसे मेरा लैपटॉप, इससे मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, इससे मैं अपना स्कूल का काम करती हूँ, इससे मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ। तो बच्चों ये काम आता है मेरे को पैसा जनरेट करने के। तो ये कौन सा गुड हो गया? कैपिटल गुड। इट कैन बी मशीनरी, इट कैन बी टूल्स, इट कैन बी एनी इक्विपमेंट जो फर्दर प्रोडक्शन में तो मदद कर रहे हैं, लेकिन वो हमें फर्दर पैसा जनरेट करने में भी हेल्प कर रहे हैं। जैसे टैक्सी और अ कार bought by ओला कंपनी। ओला ने कार खरीद ली। क्यों खरीदी? इस कार से वो फर्दर इनकम जनरेट करता रहेगा। क्या जनरेट करेगा? बोलो। वेरी गुड, इनकम जनरेट करता रहेगा। अगर वो इससे इनकम जनरेट कर रहा है तो ये कार इसके लिए क्या कहलाई जाएगी? वेरी गुड, कैपिटल गुड। कोई भी ऐसी चीज जो आप फर्दर पैसा जनरेट करने के लिए या फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए खरीदते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल सच थिंग एज अ कैपिटल गुड। ठीक है जी, अब यहाँ पर एक बार इनकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं कि ये इंटरमीडिएट गुड क्या होता है। ये इंटरमीडिएट गुड होता है दोज गुड्स which are bought by one production unit from another production unit either for further production or for resale. Single use producer good कि सपोज मैंने क्लॉथ खरीदा, उससे कपड़े बना दिए। अब वो कपड़े से क्लॉथ दोबारा नहीं बनेगा, मतलब एक रेडीमेड गारमेंट से ये कपड़ा दोबारा नहीं बनेगा, तो ये सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड है। आ गई मेरी बात समझ में? इसी तरीके से प्लास्टिक से प्लास्टिक की बोतल बना दी। अब उस बोतल को दोबारा से आप सेम टू सेम वैसी प्लास्टिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, तो दोस्तों वो हमारा क्या हो गया? वेरी गुड, इंटरमीडिएट गुड हो गया। नेक्स्ट आता है यहाँ पर फाइनल गुड। अब ये फाइनल गुड क्या है? वो गुड जो डायरेक्टली लोगों के वांट को सेटिस्फाई करते हैं, कंज्यूमर्स के गुड को, कंज्यूमर्स की नीड को सेटिस्फाई करते हैं, वो कंज्यूमर गुड्स कहलाए जाते हैं। जो पर्सनल कंजम्पशन में इस्तेमाल हो। फाइनल गुड दो पार्ट में डिवाइड है, जैसे क्या? कंज्यूमर गुड जो कि हमारे पर्सनल कंजम्पशन में या हमारे वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के काम आ रहा है, और दूसरा है जी कैपिटल गुड। कैपिटल गुड कौन सा हो गया? वो गुड जिससे हम फर्दर इनकम जनरेट करते हैं, जैसे प्लांट, मशीनरी, लैंड, फैक्ट्री, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स।
कोई भी ऐसी चीज जो फर्दर पैसा जनरेट करने के काम आए उसको कैपिटल गुड कहा जाता है। अब मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन बोल रही हूँ, आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा। मैंने अपने लिए, अपने खुद के लिए घर बनाया, मैंने अपने खुद के लिए घर बनाया। एक कॉन्ट्रैक्टर ने 10 घर बनाए। क्या कैपिटल गुड है और क्या कंज्यूमर गुड है? वेरी गुड। जो मैंने अपने लिए घर बनाया वो कंज्यूमर गुड है, जो कॉन्ट्रैक्टर ने 10 घर बनाए वो कैपिटल गुड है। आ गई बात समझ में? कंज्यूमर कैपिटल का डिफरेंस क्लियर हुआ? वेरी गुड। एक प्लास्टिक की बॉटल, एक बहुत सारी प्लास्टिक खरीदी गई जिससे 100 बॉटल्स बनाई गई। कौन सा है? इंटरमीडिएट गुड। वेरी गुड, क्योंकि वो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड है। ठीक है ना? आगे बात समझ में? तो दिमाग में सोच लेना, एक बार इस्तेमाल होने वाला गुड है ये, एक बार में ही इससे चीजें बनेंगी, दोबारा से इसको हम वैसा कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो जी वो क्या हो गया आपका? इंटरमीडिएट गुड हो गया। क्लियर हो गया? गेहूं लाया गया आटा बनाने के लिए, तो गेहूं क्या हो गया? वेरी गुड, इंटरमीडिएट गुड। चलो जी, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट टर्म पर जो कि है इन्वेस्टमेंट। बच्चों अब ये इन्वेस्टमेंट क्या होती है ये समझते हैं। ये हम अपने डे 11 में भी पढ़ चुके हैं। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि आपके पास सपोज 2 मशीन थी, एक मशीन, 2 मशीन, 2 मशीन थी। आपने एक और मशीन इस साल खरीद ली, तो आपने एडिशन कर दिया अपने कैपिटल गुड में। किसमें? कैपिटल गुड में। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड में एडिशन करते हो तो उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। So it refers to the addition that has been made to the existing stock of capital. Already जो आपके पास कैपिटल है उसमें अगर आप एडिशन कर रहे हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट होती क्या है? इन्वेस्टमेंट 2 तरीके की होती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती क्या है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है टोटल इन्वेस्टमेंट जो किसी भी कंपनी ने करी है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो किसी भी कंपनी ने करी है। अब टोटल इन्वेस्टमेंट कैसी होगी? एक बंदा आपसे बात कर रहा है और उसकी एक फैक्ट्री चलती है, कहता है भाई साहब मैंने 4 मशीन लगा दी और मैंने अपने यहाँ पर 25 किलो रॉ मटेरियल डाल दिया, ये मेरा अभी 1 महीने का इन्वेस्टमेंट है। तो वो कह रहा है 4 मशीन यानी कौन सा एसेट? फिक्स्ड एसेट। 25 किलो रॉ मटेरियल, ये तो बार बार यूज होता रहेगा, तो ये उसकी इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो जितना भी फिक्स्ड एसेट है या फिक्स्ड कैपिटल है उसमें जब वो अपनी इन्वेंट्री को ऐड करेगा तो वो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का। आई मेरी बात समझ में? तो एक बार मैं इस पार्ट को दोबारा से आप लोगों को अगर बताऊं तो ये क्या चीज है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, कितनी मशीन्स हैं या कितनी बिल्डिंग उसने खरीदी है, क्या उसने खरीदा है, वो हो गया टोटल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। प्लस कितने सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स उसने लिए हैं, कितनी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट उसने करी है, तो उन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो वो बन जाती है जी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है? तो ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एडिशन इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट के में जब हम एडिशन करते हैं, जैसे मशीन थी एक और खरीद ली, तो वो ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। एक बिल्डिंग थी, एक और बिल्डिंग खरीद ली, वो ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। आ गई मेरी बात समझ में? अब आता है जी नेक्स्ट पार्ट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट? कि कितने हमारे जो गोडाउन है उसमें कितने फिनिश गुड्स पड़े हैं, कितने सेमी फिनिश गुड्स पड़े हैं और कितने रॉ मटेरियल पड़े हैं। FSR, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल। FSR, कितना FSR हमारा जो है वो कंपनी किस कंपनी के गोडाउन में पड़ा हुआ है, ठीक है ना, जो अभी तक बिका नहीं है, तो वो हो गया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यहाँ पर क्या है? It is closing stock of finished goods, semi-finished goods and raw material minus opening stock of finished goods, semi-finished goods and raw material. तो हमने क्या करा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो है वो FSR है। FSR मैं बता चुकी हूँ, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल। तो कितना हमने क्लोजिंग स्टॉक था, कितना हमने छोड़ा था, माइनस कितना हमने अभी नए साल में एडिशन किया, उसका जो डिफरेंस है वो हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाई जाती है।
तो यहाँ पर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला मैं बता चुकी हूँ, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अच्छा जी, अब आते हैं नेट इन्वेस्टमेंट पे कि ये नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो बच्चों नेट इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा मतलब है कि हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसमें हमने कितना उसमें डेप्रिसिएशन हो चुका है। अब यहाँ पर एक टर्म आई जो कि है डेप्रिसिएशन। यहाँ पर क्या टर्म आई, डेप्रिसिएशन। कुछ बच्चों को क्लियर है इसका मतलब, जिनको नहीं है उनको बता देते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि सपोज मेरे पास एक मशीन है, ये मशीन मैंने 1 करोड़ रुपए की ली थी। इस मशीन को चलते हुए 3 साल हो गए हैं। कितने साल हो गए, 3 साल। अब अगर मैं इस मशीन को बेचने जाऊं, ये 75 लाख रुपए की बिकेगी, तो ये इसकी वैल्यू में गिरावट क्यों आई, क्योंकि ये मशीन को हम लगातार इस्तेमाल कर रहे थे। क्या कर रहे थे, कंज्यूम, इसका कंजम्पशन हो रहा था। किसका, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। मैं अपने एक फिक्स्ड कैपिटल गुड का जब लगातार कंजम्पशन करती हूँ तो उसकी वैल्यू में क्या आ जाती है, उसकी वैल्यू में गिरावट आ जाती है, ठीक है ना। तो अगर उसकी वैल्यू में गिरावट आ गई तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। आगे मेरी बात समझ में, चलो। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हमें क्या देखना है, वी हैव टू स्टडी नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब कितनी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपके पास है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हम पढ़ चुके हैं कि कितनी हमारे पास फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, माइनस उसमें कितना डेप्रिसिएशन आ गया कि हम उस मशीन को बार बार इस्तेमाल कर रहे थे सपोज, तो उसकी वैल्यू अगर गिर गई है तो हम उसकी फाइनल वैल्यू अभी पता लगा रहे हैं। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। अब आ जाते हैं, ये रखी है आपकी डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन। इट रेफर्स टू द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर। अब यहाँ पर ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर का मतलब क्या है, किसी भी चीज को जब हमने लगातार यूज किया, लगातार जब हमने किसी भी चीज को यूज किया तो उसकी वैल्यू में क्या आ गया, गिरावट आ गया, उसको हमने क्या बोला, डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट चीज पढ़नी है, डोमेस्टिक टेरिटरी। नेक्स्ट टर्म हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी का सिंपल सा मतलब समझो, देश के अंदर कितना जो है मनी का फ्लो हो रहा है, देश के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं। इट रेफर्स टू द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट विदिन द पीपल, गुड्स एंड कैपिटल दैट सर्कुलेट फ्रीली। एक देश के अंदर कितने गुड्स जो है या मनी जो है वो सर्कुलेट कर रही है एक साल के अंदर, उसको हमने डोमेस्टिक टेरिटरी बोला। अगली टर्म आई बच्चों यहाँ पर, नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होते हैं ये समझ लेना। नॉर्मल रेसिडेंट्स होते हैं, देखिए मैं यहाँ पर लिखकर बताती हूँ, नॉर्मल रेसिडेंट कौन होते हैं, एनीवन who has some economic motive in the country, who has some economic motive in the country। अब इसका डिटेल में मतलब आप समझो एग्जाम्पल के साथ। KFC है इंडिया में, क्यों है, क्योंकि उन्हें पैसा कमाना है, इन ऑर्डर टू अर्न मनी। तो KFC इंडिया के लिए क्या हो गया, क्या हो गया, ये हो गया नॉर्मल रेसिडेंट। वेरी गुड, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी कंपनी रहती है टेस्ला, अभी रिसेंटली आई है इंडिया में, क्यों, टू अर्न मनी, क्या कहलाई जाएगी, नॉर्मल रेसिडेंट। पिज्जा हट, नॉर्मल रेसिडेंट। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ नाइकी, नॉर्मल रेसिडेंट। वर्साचे, नॉर्मल रेसिडेंट। कोई भी ऐसी कंपनी जो आपके देश में, या कोई भी ऐसा इंसान जो आपके देश में आया है जस्ट टू अर्न मनी, तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट बोलते हैं। सपोज आप किसी और कंट्री में जाते हो और आपका मोटिव क्या है, जी मुझे पैसा कमाना है,
तो आप भी उस देश के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाए जाओगे। आप 2 साल के लिए उस कंट्री में गए तो 2 साल के लिए आप वहां पर क्या कहलाए जाओगे, नॉर्मल रेसिडेंट। जैसे इंडिया अपने जो सोल्जर्स हैं उनको यूएन मिशन के लिए भेजते हैं 2 साल 3 साल के लिए, तो जितना टाइम के लिए वो वहां पर है, वापस तो लौटकर अपने देश में आएंगे ना, वो जितना टाइम वहां है वो भी पैसा कमा रहे हैं वहां से, तो वो भी वहां के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाए जाएंगे। तो अंतर समझे सिटीजन और नॉर्मल रेसिडेंट में। बाय बर्थ हम कहीं के सिटीजन हो सकते हैं, लेकिन हम किसी देश में पैसा कमाने के मकसद से अगर गए हैं तो हम कहलाए जाएंगे नॉर्मल रेसिडेंट। बात समझ में आई मेरी? अच्छा जी, तो यहाँ पर अब हमें एक चीज जो समझनी है, there are 2 conditions a person can be called as normal resident, should stay in that country for more than 1 year and interest of staying in that country should be economic। 1 साल से ज्यादा वो उस देश में रह पा रहा है या रह रहा है, और उसका जो मोटिव है वो क्या है, वो उसका मोटिव है पैसा कमाना, तो वो कहलाया जाएगा जी क्या, नॉर्मल रेसिडेंट। वेरी गुड। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट विच इज फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। क्या चीज होती है फैक्टर कॉस्ट और क्या चीज होती है मार्केट प्राइस? देखो यहां पर अगर मैंने वर्ड यूज करा फैक्टर कॉस्ट, तो फैक्टर का मतलब तो यहां पर हो गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन FOP, और कॉस्ट का मतलब हो गया पेमेंट। कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, पेमेंट। तो अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करनी पड़े, सिंपल बात, तो उसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। तो कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मुफ्त में काम नहीं करेगा। लैंड पर रेंट देना पड़ेगा, लेबर को वेजेस सैलरी देनी पड़ेगी, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो भी काम आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रेंडर करवा रहे हो तो उसकी भी कुछ पेमेंट होती है, जिसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। पहली चीज, ठीक है जी। तो फैक्टर कॉस्ट रेफर्स टू द फैक्टर पेमेंट बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज। जबकि मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस का मतलब है कितने अमाउंट पर आप गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में सेल करते हो। अब इसका भी एक एग्जांपल देखो। सपोज एक कोको कोला की कंपनी है और वो 5 रुपए में एक कोको कोला की बोतल बनाकर तैयार कर देती है। 5 रुपए में उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये। तो ये हो गई जी फैक्टर कॉस्ट। लेकिन जब वो मार्केट में बेचते हैं तो वो 30 रुपए में बेचते हैं। तो 30 रुपए में बेच रहे हैं, वो है मार्केट प्राइस। क्या ऐड हुआ बताओ इसमें? कभी अगर किसी भी बोतल के पीछे अपनी नोटबुक को ही पलट कर देख लो, अभी क्लासमेट की नोटबुक यूज कर रहे हो या जिस नवनीत की नोटबुक यूज कर रहे हो, जो नोटबुक तुम लोग इस्तेमाल कर रहे हो, उसके पीछे जब MRP लिखा होता है ना, उसमें लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ GST या इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, लिखा होता है उसके पीछे। तो मार्केट प्राइस कैसे बनता है? जब उसमें सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। आ गई मेरी बात समझ में? वेरी गुड। तो यहाँ पर अगर हम दोनों का जो अगर कंपैरिजन करें या दोनों का हम रिलेशन फाइंड आउट करने का कोशिश करें, तो यहाँ पर हमारा जो फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाने के लिए हम उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करते हैं। क्या करते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करते हैं। सो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या हो गया? फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया? मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या है? फैक्टर कॉस्ट यानी जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था उसमें हमने इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दिया। इसी फॉर्मूले से, ऊपर वाले फॉर्मूले से हम ये नीचे वाला अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या होगा? ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है ये हमारा इधर लेफ्ट साइड में चला जाएगा, तो ये माइनस हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आ गई इतनी मेरी बात समझ में? किसी को यहाँ तक कोई डाउट? वेरी गुड। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है डिफरेंस बिटवीन द इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। जब हम इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को डिडक्ट करते हैं तो वो हमारा किसका फॉर्मूला बन जाता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला बन जाता है। ये हमने पढ़ा एक पार्ट। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पर, जो कि है डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम, या डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेशनल प्रोडक्ट।
पहला वर्ड आ गया डोमेस्टिक, दूसरा वर्ड आ गया इनकम। सपोज ये एक कंट्री है, हमने कहा ये इंडिया है सपोज, ठीक है, आई नो बड़ा ही डेंजर डायग्राम बना है बट इट्स ओके। सपोज ये इंडिया है, इस इंडिया के अंदर अंदर कितनी इनकम जनरेट हुई, कितनी डिमांड हुई, उसको हमने क्या कहा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट, the total amount of goods and services demanded within the country, within the geographical boundaries या within the country, उसको हमने क्या कहा बच्चों, उसको हमने कहा डोमेस्टिक प्रोडक्ट। विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होकर बिकते हैं एक देश में, उसको हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, डोमेस्टिक इनकम रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल के अंदर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वर्ड लिखा है विद इन। विद इन का मतलब क्या है भाई साहब, कोई भी इनकम अब्रॉड से नहीं आ रही है, कोई पैसा फॉरेन से नहीं आ रहा है, ये सिर्फ अपनी ही देश की इनकम की हम बात कर रहे हैं। हमारी कंट्री में कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनकर बिके हैं, तो हमने फॉरेन कंट्री से कोई इंपोर्ट नहीं किया, तो नो इनकम इज जनरेटेड फ्रॉम अब्रॉड। ना हमने वहां से कोई चीज, हमने वहां एक्सपोर्ट करी है, ना वहां से कुछ इंपोर्ट किया, सो नो इनकम इज जनरेटेड फ्रॉम अब्रॉड, पहली चीज। फिर दूसरी टर्म आती है नेशनल इनकम। नेशनल का मतलब है अपनी कंट्री प्लस अब्रॉड, अपनी कंट्री प्लस अब्रॉड, और इनकम का मतलब है मनी वैल्यू अर्न्ड। So national income refers to the income which is generated within as well as outside the geographical boundaries during a year. हमने कहा बहुत सारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है, लेट्स से सपोज हमने लिया यहाँ पर रिलायंस। रिलायंस इंडिया में भी पैसा जनरेट करती है, प्लस रिलायंस जो है वो फॉरेन कंट्री यानी अब्रॉड में भी पैसा जनरेट करती है। अगर वो अब्रॉड से पैसा जनरेट कर रही है तो कुछ पैसा वो टैक्स वहां पे कर देंगे, लेकिन कुछ पैसा तो देश में लौट कर आएगा। बोलो हाँ या ना, आएगा? वेरी गुड, आएगा, बिल्कुल आएगा पैसा लौट कर देश में। तो इसका मतलब क्या हो गया, इंडिया हो गई डोमेस्टिक टेरिटरी, या हमने लिख दिया ये इंडिया की जो इनकम जनरेट हुई वो है डोमेस्टिक इनकम, प्लस यहाँ से फॉरेन कंट्री से भी पैसा आ रहा है, अब्रॉड से भी इनकम जनरेट होकर आ रही है। तो ऐसी इनकम को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल सच इनकम एज नेशनल इनकम। आगे मेरी बात समझ में? So national income refers to the income which is generated within as well as outside the geographical boundaries of a country in a year. Income generated from abroad is added, यानी national income में इसको क्या किया जाएगा, add किया जाएगा। domestic income में किया जाएगा, very good। तो domestic income में हम add नहीं करेंगे, very good। अब यहाँ पर नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस, अब यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसका मतलब क्या है, अब मैंने अभी बताया अब्रॉड से पैसा आ रहा है और वहां पर वो टैक्स पे कर चुके हैं, उसके बाद पैसा इंडिया में ला रहे हैं, तो नेट फॉर्म में पैसा आएगा। कौन सा आएगा, फैक्टर इनकम आएगी। फैक्टर इनकम का मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करके जो पैसा जनरेट किया, कहां से, अब्रॉड से, उस पैसे को इंडिया में जब लाया जाएगा और उसको ऐड कर दिया जाएगा डोमेस्टिक इनकम में, तो वो बन जाएगी जी नेशनल इनकम। सो डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम, और डोमेस्टिक इनकम क्या हो जाएगी, इधर से ही फॉर्मूला बना देते हैं, इट इज नेशनल इनकम माइनस NFIA। अब हमें यहाँ पर एक चीज समझनी है, ये NFIA है क्या। देखो ये एक एग्जांपल है, सपोज यहाँ पर कि ये इंडिया है, ये USA है, ये कुवैत है, ठीक है। अब अगर इंडिया को USA से 5,000 रुपए मिलने, सॉरी 50,000 रुपीज मिलने, इफ इंडिया इज अबाउट टू गेट रुपीज 50,000 फ्रॉम USA, तो इंडिया के पास 50,000 रुपए आ गए। कितने रुपए आ गए, 50,000। लेकिन उसमें से अभी कंडीशन क्या है कि इंडिया को कुछ पैसा पे करना है कुवैत को, इंडिया को कुछ पैसा पे करना है कुवैत को, कितना, 45,000।
50,000 हमारे पास आया, 45,000 हमने पे कर दिए, तो बताओ कितने पैसे हमारे पास बचे? 5,000। आई मेरी बात समझ में? तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मेरी जेब में कितना पैसा बचता है? मेरी जेब में कितना पैसा बचता है? वेरी गुड, मेरी जेब में 5,000 रुपए बचते हैं। कैसे? जब मेरे पास जो पैसा आया उसमें से मैंने माइनस कर दी अपनी इनकम में से कितना मुझे दूसरे देश को पे करना है, और वो मेरी क्या बन गई? वो मेरी बन गई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? इट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी फीफा माइनस फीटा। याद रख लेना इस चीज को, फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब यहाँ पर कई बार आता है हमारा क्वेश्चन 1 नंबर में या 3 नंबर में, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का डिफरेंस बताओ। तो फैक्टर इनकम क्या है? ये फैक्टर इनकम हमारी क्या है? इट इज द इनकम रिसीव्ड इन रेंडरिंग सम सर्विसेज। दूसरी टर्म आई ट्रांसफर इनकम, फोकट का पैसा। फोकट का पैसा मतलब मैंने कोई काम नहीं किया, मुफ्त में कह रही हूँ पैसा दे दो जी, तो वो पैसा होता है ट्रांसफर इनकम। पॉकेट मनी मिलती है आप लोगों को, तो वो ट्रांसफर इनकम है। कोई भी ऐसा पैसा जो आप मुफ्त में पैसा ले रहे हो, घर वालों से कह रहे हो पैसे दो, महीने के महीने 2,000, 3,000, 5,000, 100, 200, तो वो ट्रांसफर इनकम है। इनकम रिसीव्ड विदाउट एनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन रिटर्न। आपने कोई काम नहीं किया, फिर भी आपने पैसा जनरेट या पैसा रिसीव कर लिया है। फैक्टर इनकम एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है, ट्रांसफर इनकम एक रिसीट कॉन्सेप्ट है। बुआ जी पैसे देकर गई 500 रुपए, आप बुआ जी के घर काम करके नहीं आए थे, तो वो रिसीट है। लेकिन आप अपनी नौकरी करने जाते हो, या आपने देखा होगा किसी को नौकरी करते हुए, तो वो इंसान नौकरी करता है, 1 महीना वहां पर मेहनत करता है, तब पैसा कमाता है, वो अर्निंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, तो फैक्टर इनकम अर्निंग कॉन्सेप्ट हो गया, ट्रांसफर इनकम एक रिसीट कॉन्सेप्ट हो गया। फैक्टर इनकम में जैसे क्या क्या चीजें आएंगी? रेंट, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ट्रांसफर इनकम में आएगा स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एक्सेट्रा। फिर आता है फैक्टर इनकम, ये नेशनल इनकम में इंक्लूडेड होता है, जबकि ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड या फिर एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम। आ गई बात समझ में? अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, क्या डिफरेंस है एनएफआईए और नेट एक्सपोर्ट्स में। NFIA है डिफरेंस बिटवीन फीफा एंड फीटा। इट इज डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जबकि नेट एक्सपोर्ट है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। NFIA ये पार्ट है नेशनल इनकम का, जबकि नेट एक्सपोर्ट पार्ट है डोमेस्टिक इनकम का। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया? ये पैसा हमारे ही देश ने जनरेट किया है, हमारी ही इनकम में आएगा, जबकि NFIA क्या है? NFIA है नेशनल इनकम का पार्ट, यानी कि ये हमारी कंट्री में आकर ऐड हो जाएगा पैसा। अब आते हैं एक और पार्ट पर, ग्रॉस एंड नेट। क्या होता है ग्रॉस और नेट? ठीक है ना, अभी तक हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, फटाफट से इनको रिवाइज करते चलेंगे। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल वैल्यू इन विच डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड। मैंने एक फोन खरीदा 50,000 रुपए का 2021 में, ठीक है ना। मैंने ये फोन खरीदा 2 जून 2021 को, ठीक है, 50,000 का। लेकिन यही फोन अगर मैं 21 मई 2022 में बेचने के लिए जाऊंगी, तो इसकी कीमत मुझे 30 या 35,000 एट द मोस्ट मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये 50,000 जो है ये है ग्रॉस वैल्यू, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। ये है नेट वैल्यू, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। कैसे? 50,000 का फोन था, लगातार इस्तेमाल करा, 15,000 की फोन में गिरावट आ गई, माइनस कर दिया, वैल्यू बच गई 35,000। तो 50,000 हो गया ग्रॉस, 15,000 हो गई डेप्रिसिएशन, 35,000 हो गया नेट। आई मेरी बात समझ में? तो ग्रॉस का मतलब होता है टोटल वैल्यू in which depreciation is included. Net is a value in which depreciation is excluded. नेट में ये डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड हो जाता है। तो अगर हम यहाँ से ग्रॉस से नेट और नेट से ग्रॉस फॉर्म करें तो कैसे होगा? ग्रॉस से नेट, देखो अभी भी ये ग्रॉस था,
ग्रॉस से नेट फॉर्म करा तो माइनस कर दिया क्या, डेप्रीसिएशन। हम ग्रॉस में से जिस वक्त डेप्रीसिएशन को माइनस करते हैं हमारे पास नेट आ जाता है। लेकिन अगर मुझे नेट से ग्रॉस फॉर्म करना हो तो मैं क्या करूंगी, 35,000 का फोन बिका यार, उसमें 15,000 का डेप्रीसिएशन लगा, फोन की वैल्यू थी 50,000, तो 35,000 नेट था, 15,000 डेप्रीसिएशन था, 50,000 ग्रॉस था। तो इसमें नेट में जब डेप्रीसिएशन ऐड कर दिया तो ग्रॉस फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर हम देख लें, नेट टू ग्रॉस इट इज प्लस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं, ऐसा हम पढ़ चुके हो। डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया। एक बार इसका हम यहाँ पर देखते हैं फॉर्म कैसे होगा ये। तो यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट बनाना है, ध्यान से सुनो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट बनाना है तो हम प्लस करेंगे NFIA, ऐड हो जाएगी उसमें अब्रॉड वाली इनकम। और अगर हम नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे तो हम माइनस कर देंगे NFIA। क्लियर हुआ? ओके, अब आ जाते हैं मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। हम पढ़ चुके हैं ये वाला पार्ट भी। फैक्ट्री से सामान मार्केट में जा रहा है, सोचो एक ट्रक है, फैक्ट्री से निकला मार्केट की तरफ जा रहा है, बीच में उसमें टोल टैक्स लगेगा, आप लोग को GST देना पड़ेगा एज अ प्रोड्यूसर, तो प्लस NIT, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और मार्केट से फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सो नेट इनडायरेक्ट टैक्स एक्चुअली क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर दिया तो वो बन गया हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है जी, बात समझ में आई? अब इसके बाद मैं यहाँ पर आपको एक पूरा का पूरा फॉर्म करके दिखा देती हूँ कि फॉर्म कैसे होगा। G stands for gross, DP stands for domestic product, MP stands for market price। यहाँ पर हम लिख लेते हैं N stands for net, NP stands for national product, FC stands for factor cost। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नेट से, यहाँ पर हम नेट से ग्रॉस फॉर्म कर रहे हैं। नेट से हमें क्या फॉर्म करना है, यहाँ पर ग्रॉस। एक बार दोबारा बनाते हैं। हमें यहाँ पर फॉर्म करना है क्या, नेट से ग्रॉस। तो जब हम नेट से ग्रॉस फॉर्म करते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों, सोचो, नेट का मतलब पुरानी चीज, ग्रॉस का मतलब नई चीज, तो नई चीज में प्लस डेप्रीसिएशन। लेकिन अगर हम ग्रॉस से नेट फॉर्म करेंगे, हम ग्रॉस से नेट फॉर्म करेंगे तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर मैं बना देती हूँ उसको दोबारा। हम अगर यहाँ पर ग्रॉस से नेट फॉर्म कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वेरी गुड, माइनस डेप्रीसिएशन। अब आता है नेक्स्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट। अगर आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हो, डोमेस्टिक यानी कंट्री के अंदर के सामान, मतलब कंट्री के अंदर की इनकम से आप पूरी की पूरी इनकम बनाना चाहते हो एक कंट्री की, तो उसमें क्या हो रहा है, प्लस फॉरेन कंट्री की भी इनकम आ रही है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमने बाहर से कितना कमाया है। लेकिन अगर हम नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो हम करते हैं यहाँ पर क्या, माइनस NFI। आ गई बात समझ में? फिर आता है एक और पार्ट जहां पर हमें क्या करना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनानी है और फैक्टर से मार्केट। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट हो गया माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस हो गया, फैक्ट्री से सामान मार्केट में गया, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, NFIA का फॉर्मूला फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और डेप्रिसिएशन हम किसको बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। किसको बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। आ गई मेरी इतनी बात समझ में सबको? वेरी गुड। तो ये हमने एक सिंपल सा फॉर्मेट बना दिया, नेट से ग्रॉस,
प्लस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, डोमेस्टिक से नेशनल प्रोडक्ट प्लस NFIA, नेशनल से डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस NFIA, मार्केट से फैक्टर कॉस्ट माइनस NIT, फैक्ट्री से मार्केट प्राइस इट इज प्लस NIT। ठीक है जी, इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना, रिपीट करके वीडियो, इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो, अगर आप लोगों के इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक मैंने यहाँ पर फॉर्म किया हुआ है, कन्वर्ट GNP at FC to NDP at MP। एक ट्रिक याद रखो, अगर न्यूमेरिकल्स में आगे कंफ्यूज नहीं होना है तो जो चीज कन्वर्ट फॉर्म करनी है, कन्वर्ट GNP at FC पूछ रहे हैं, GNP at FC को NDP at MP में कन्वर्ट करो, तो जो चीज आपको फॉर्म करनी है उसे इक्वल टू के पहले लिखोगे आप। ठीक है, तो हमने इक्वल टू के पहले लिख दिया NDP at MP, किससे फॉर्म करनी है, GNP at FC से, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल प्रोडक्ट टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस NFIA एंड फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस प्लस NIT। एक और मैं आपको फॉर्म करके दिखाती हूँ, यहाँ कन्वर्ट GDP at FC to NNP at MP, NNP at MP फॉर्म करना है तो इक्वल टू के पहले लिखा, इक्वल टू के बाद लिख दिया GDP at FC, तो ग्रॉस टू नेट वेरी गुड माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू नेशनल प्रोडक्ट वेरी गुड प्लस NFIA एंड फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस, फैक्ट्री से सामान गया मार्केट वेरी गुड प्लस NIT। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चंस भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब आते हैं, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो मैं करवा रही हूं सो दैट आगे के क्वेश्चंस में हमें कभी प्रॉब्लम ना आए। आपको फॉर्म करना है NDP at FC, जहां पर आपको क्वेश्चन में कुछ चीजें गिवन है, एग्रीगेट्स गिवन है। क्या क्या एग्रीगेट गिवन है हमें, यहाँ पर GNP at MP गिवन है 16,000, सब्सिडीज गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, इसमें फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड गिवन है और इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है। अब यहाँ पर देखो कि आपको कौन सा एग्रीगेट क्वेश्चन में गिवन है, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है। आपको गिवन है GNP at MP, फॉर्म क्या करना है NDP at FC। जैसा मैंने बताया NDP at FC आप कहाँ लिखोगे, इक्वल टू के पहले लिख दिया, NDP at FC is equals to GNP at MP, gross to net minus depreciation, national product to domestic product minus NFIA and market price to factor cost minus NIT। अब 16,000 हमें GNP at MP गिवन है, माइनस डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन गिवन है 1,000। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पूरा गिवन नहीं है, आपको सिर्फ क्या गिवन है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है NFIA का, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो हमने लिख दिया यहाँ 14,000 माइनस 0, जो नहीं गिवन उसको 0 लिखो, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया 14,000 माइनस 0 माइनस NIT दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज 1,300 माइनस 1,200। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट करा, कैलकुलेट करके एक बार मैं दिखा देती हूँ, कैलकुलेट करा, ये आ गया 16,000 माइनस 1,000 माइनस 1,400 माइनस 100, ये जो हमारी वैल्यू बनी ये हमारी कितनी बन गई 13500। समझ में आया कि किस तरीके से हम एग्रीगेट फॉर्म करते हैं? किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है? वेरी गुड। तो अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई भी डाउट आता है इतने पार्ट में, कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। और हाँ गाइस, मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है स्वाति शर्मा, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ग्रेड्स अबव एक्सीलेंस इज आवर ट्रेडिशन, और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। सो विद दिस आई एम सेइंग बाय टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय।